एपिसोड 1। पहली रात एक अजनबी के साथ। ग्रेजुएशन की पार्टी पूरे शबाब पर थी। मुंबई का वो आलिशान क्लब कानों के पर्दे फाड़ देने वाले म्यूजिक और डिस्को लाइट से जगमगा रहा था। अनन्या अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ वहां मौजूद थी। उसने पूरी शाम शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, सिर्फ एक नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक पी थी। लेकिन अचानक उसके सिर में एक दर्द उठा और उसका होश खोने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने दोस्तों की तरफ देखा, जो डांस स्टेज पर पागलों की तरह झूम रहे थे। हे गाइस, मैं बाथरूम से थोड़ी देर में आती हूँ, अनन्या ने जुबान संभालते हुए कहा। मगर अफसोस, तेज म्यूजिक के शोर में किसी ने भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। सब अपनी मस्ती में चूर थे। अनन्या किसी तरह दीवारों का सहारा लेते हुए गर्ल्स बाथरूम की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। जैसे ही वो बाथरूम के करीब पहुंची, अचानक अंधेरे से एक काले कपड़े वाले अजनबी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। अनन्या बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने कौन है, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी, अनन्या ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाकर कहा, पर उसके मुंह से आवाज बेहद धीमी और कमजोर निकली। सामने वाले पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने बेरहमी से अनन्या के मुंह को अपने हाथों से बंद करने की कोशिश की। प्लीज हेल्प, कोई है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, अनन्या इस बार अपनी पूरी जान लगाकर चीखी। लेकिन क्लब के लाउड म्यूजिक के सामने उसकी ये बेबस आवाज दबकर रह गई। अब अनन्या का सिर इतनी तेजी से घूमने लगा था कि वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। तभी उस काले कपड़े वाले ने पूरी ताकत से अनन्या का मुंह बंद कर दिया और उसे पिछले दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। अनन्या का पूरा शरीर अंदर से किसी अजीब सी आग में जल रहा था। वो उस अनजानी गर्मी से तड़प रही थी। जब वो काला कपड़ा वाला अनन्या को बाथरूम के पिछले दरवाजे से बाहर निकालने ही वाला था, तभी अचानक एक सूट बूट पहने हुए अनजान आदमी उस गर्ल्स बाथरूम में घुस आया। जैसे ही उसकी नज़र बेहाल और तड़पती हुई अनन्या पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। वो उस काले कपड़े वाले अजनबी पर बुरी तरह भड़क गया। अनन्या को छोड़ दे, वो आदमी दहाड़ा। वो बिना एक पल गंवाए उस काले कपड़े वाले पर जंगली जानवर की तरह टूट पड़ा और उसे बेदर्दी से मारने लगा। इधर अनन्या नशे और तड़प के कारण जमीन पर गिरी जा रही थी। उसने होश खोकर अपने ही कपड़े खींचने शुरू कर दिए थे। अचानक उस सूट बूट वाले आदमी का ध्यान जमीन पर तड़पती अनन्या की इस हालत पर गया। जैसे ही उसने अनन्या को देखा, अनजाने में उसकी पकड़ उस काले कपड़े वाले पर से थोड़ी ढीली हो गई। यही मौका था। उस काले कपड़े वाले ने तेजी से हाथ घुमाया और उस आदमी के गले के पीछे किसी नुकीली चीज से जोरदार हमला किया और वहां से भाग निकला। ओए, कहां तो आ रहा है, रुक, आदमी दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि अनन्या अब भी जमीन पर पड़ी तड़प रही है, तो उसने भागते हुए हमलावर को छोड़ दिया और घुटनों के बल अनन्या के पास बैठ गया। अनन्या, अनन्या, क्या तुम ठीक हो? वो चिल्लाते हुए अनन्या को अपनी बाहों का सहारा देने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद अनन्या को होश आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनन्या अब भी बेसुध थी और अजीब सी तड़प में अपने ही कपड़ों को खींचने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अनन्या के कांपते होंठों से बस इतना ही निकला। उस आदमी ने जैसे ही अनन्या को पूरी तरह गोद में उठाने की कोशिश की, अचानक उसका अपना सिर भी पत्थर की तरह भारी होने लगा। दवा का कोई असर उसके दिमाग पर चढ़ने लगा था। वो लड़खड़ाया और सीधे अनन्या के साथ ही फर्श पर गिर पड़ा। दोनों के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली, पर उस सन्नाटे में कोई सुनने वाला नहीं था। उस आदमी ने हाँफते हुए अपने गले के पीछे हाथ लगाया, जहां उस बदमाश ने वार किया था। उसकी उंगलियों में कुछ चुभा। उसने पूरी ताकत से उसे खींचकर निकाला तो देखा कि वो एक मेडिकल इंजेक्शन की टूटी हुई सुई थी। उसे समझने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगी कि उस काले कपड़े वाले ने जाते जाते उसे भी किसी नशीली दवा का डोज दे दिया है। अब उसे खुद की जान की फिक्र नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बाहों में तड़पती अनन्या की फिक्र खाए जा रही थी। हिम्मत रखो, मैं कुछ करता हूँ, उसने भारी होती आवाज में अनन्या को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। पर तब तक अनन्या पूरी तरह अपना आपा खो चुकी थी। उसने उस आदमी के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। उस आदमी के जिस्म से एक बेहद सम्मोहन से भरी मर्दाना खुशबू आ रही थी, जिसे पाकर अनन्या का तड़पता वजूद थोड़ा शांत हो रहा था। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज, मैं और नहीं सह सकती इसे, अनन्या दर्द और अजीब सी लज्जा में कराहने लगी। उसकी इस हालत ने उस आदमी को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अनन्या को सहारा दिया, जो अब पूरी तरह अनकंट्रोल होती जा रही थी। वे दोनों लड़खड़ाते हुए बाथरूम से बाहर गलियारे में निकले, पर वहां मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। अब उस आदमी के दिमाग पर भी नशा तेजी से हावी होता जा रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से मोबाइल निकाला ताकि किसी को फोन करके बुला सके, पर स्क्रीन देखते ही उसके मुंह से गाली निकल गई। काले कपड़े वाले के साथ हुई हाथापाई में उसके मोबाइल का स्क्रीन पूरी तरह टूट चुका था और फोन बंद था।
अरे नहीं, अब क्या करूं? वो बौखला गया। वो कुछ और सोच पाता इससे पहले ही अनन्या ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम इतने दूर क्यों हो? मेरे पास आओ ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अनन्या को खुद नहीं पता था कि वो नशे में क्या बोल रही थी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज। वो आदमी अनन्या को किसी तरह गलियारे में आगे ले जाने लगा। अनन्या, अभी तुम ठीक नहीं हो, मेरी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। हमें पहले किसी की मदद चाहिए। पर उसकी इन बातों का अनन्या के ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। अनन्या ने अचानक उस आदमी का सिर अपने दोनों हाथों में जकड़ा, उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और सीधे उसके होठों से अपने होंठ मिला दिए। वो आदमी भी उस नशे के कारण कुछ ज्यादा विरोध नहीं कर पा रहा था। भले ही अनन्या इस वक्त पूरे होश में नहीं थी, पर वो आदमी अभी भी थोड़ा बहुत होश संभाल रहा था। उसे इस वक्त अपने से ज्यादा अनन्या की चिंता सता रही थी कि कहीं कोई उन्हें इस आपत्तिजनक हालत में न देख लें और कोई अनन्या पर उंगली उठाए। उसने अनन्या को वैसे ही चूमते हुए अपनी मजबूत गोद में उठा लिया। अनन्या ने तुरंत अपने पैरों को उस आदमी की कमर में लपेट लिया और अपने हाथ उसके चौड़े कंधों पर रख दिए। दोनों की किस लगातार जारी थी। उस आदमी ने गलियारे में बने एक प्राइवेट कमरे के दरवाजे को अपने कंधे से हल्का सा धक्का देकर खोल दिया। किस्मत से उस कमरे को शायद कोई स्टाफ लॉक करना भूल गया था। वो आदमी अनन्या को गोद में उठाए हुए ही उस अंधेरे कमरे के अंदर चला गया और अपने पैर से दरवाजा पीछे की तरफ बंद कर दिया। वो उसे सीधे कमरे के बेड पर ले गया। जैसे ही उसने अनन्या को नीचे बेड पर उतारा, वो तुरंत खुद को झटक कर उससे दूर हटने लगा। उसे पता था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो भी खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। सॉरी अनन्या, पर मैं ऐसा करके तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम होश में आने के बाद खुद को ब्लेम करो या मुझसे नफरत करो। उस आदमी के स्वर में एक चीर देने वाला दर्द था, जैसे वो चाहकर भी अपनी सबसे पसंदीदा चीज के पास नहीं जा सकता था। उधर जैसे ही वो आदमी अनन्या के बदन से दूर हटा, अनन्या को अपने अंदर एक खालीपन महसूस होने लगा। उसे उस आदमी की वो रूहानी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, जिससे उसके जलते शरीर को सुकून मिल रहा था। उसने अंधेरे बिस्तर पर अपने हाथ इधर उधर घुमाए, लेकिन वो आदमी बिस्तर से खड़ा हो चुका था और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर जाने की उम्मीद में आगे बढ़ चुका था। पर वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया कि किसी ने पीछे से आकर उसकी मजबूत पीठ को कसकर जकड़ लिया। वो अनन्या थी। अनन्या के हाथों की नाजुक उंगलियां उस आदमी के मसल्स पर रेंगने लगीं। प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। अनन्या की वो मखमली आवाज उस आदमी के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज उठी। नहीं अनन्या, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इसके बाद तुम मुझसे नफरत करो। उसने बिना मुड़े अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं कभी तुमसे नफरत नहीं करूंगी। अनन्या ने घूमकर उस आदमी के ठीक सामने आते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, क्या सच में? आदमी के चेहरे पर इस वक्त घबराहट, चाहत और डर का मिला जुला भाव था। उसने पूछा, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं वादा करती हूं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। अनन्या ने मदहोश आवाज में कहते हुए उस आदमी के सिर को थोड़ा नीचे झुकाया और दोबारा अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। अब उस आदमी के सब्र का बांध भी पूरी तरह टूट गया। दवा का नशा और अनन्या का यह समर्पण, उसने भी अपना हाथ उसकी पतली कमर पर कस दिया। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए बिस्तर की ओर बढ़ने लगे। कुछ समय के बाद उस बंद कमरे के फर्श पर दोनों के कपड़े बिखरे पड़े थे और वे दोनों चादरों के बीच आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। दोनों की सिसकियां और भारी सांसें उस बंद कमरे के सन्नाटे में गूंजने लगी थीं। यह उन दोनों के जीवन का पहला और बिल्कुल नया अनुभव था। और फिर आधी रात के बाद वे दोनों थक कर चूर होकर एक दूसरे की बाहों में सो गए। रात का अंधेरा कब सुबह की धूप में बदल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह अनन्या की आंखें खुलीं तो उसका पूरा शरीर दर्द से फटा जा रहा था। सिर में एक असहनीय दर्द था। कल रात हुआ क्या था मेरे साथ? उसने अपने भारी सिर को सहलाते हुए थकी हुई नजरों से सारे कमरे को देखा। जैसे ही उसकी नजर फर्श पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। उसके अपने कपड़े जमीन पर बेतरतीब पड़े हुए थे और पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त था। सफेद मखमली चादर पर सुर्ख लाल खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ वही चादर उसके बदन से लिपटी थी। उसने सदमे से चादर को अपने बदन से दूर किया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाई, मानो ये कोई सच नहीं बल्कि एक डरावना सपना है। पर उसके शरीर के इस दर्द ने उसे सपने और हकीकत के बीच का कड़वा फर्क याद दिला दिया। उसके पूरे गोरे बदन पर निशानों के ढेर लगे हुए थे। उसने जल्दी से कांपते हाथों से अपने कपड़े उठाए और कमर के दर्द को सहते हुए लड़खड़ाते कदमों से उसी कमरे के बाथरूम में चली गई। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने शरीर को गौर से देखा, जो जगह जगह से नीले नीले निशानों से भरा पड़ा था। अनन्या ने रोते हुए अपनी उंगलियों से उन निशानों को छुआ तो दर्द की एक सर्द लहर उसके चेहरे पर उठी और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उसने झटके से शावर चालू कर दिया और ठंडे फर्श पर वहीं घुटनों के बल बैठ गई। ऊपर से गिरता गर्म पानी जब उसके शरीर की त्वचा पर पड़ा तो उसके शारीरिक दर्द को थोड़ी राहत मिली। मेरे साथ ऐसा किसने किया? कौन था वो हैवान?
वो फूट फूट कर रोते हुए कल रात की कड़ियों को याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस नशीली ड्रिंक के बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मुझे ये सब सहना पड़ा? उसके आंसू शावर के पानी के साथ बहते ही जा रहे थे। रोते रोते अचानक उसे अपने मम्मी पापा का ख्याल आया। जब उसके परिवार को इस बात का पता चलेगा तो वे अपनी ही बेटी को क्या समझेंगे? वो कितनी बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ मुंबई आई थी, लेकिन अब उसे इस बात का सबसे बड़ा पछतावा हो रहा था। काश मैंने माँ की बात मान ली होती और दिल्ली में ही रहकर डिजाइनर का कोर्स कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, उसने सोचा। पर वो सब बीती बातें थीं और अब उसके सामने ये कड़वी सच्चाई खड़ी थी कि उसके साथ ये सब हो चुका था। मुझे टूटना नहीं है, मैं अब भी मजबूत हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। उसने दांत भींचे, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खुद को ढांढस बंधाया। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने कमरे में आसपास अपने सामान को देखा तो उसका हैंडबैग वहां नहीं था। कोई बात नहीं अनन्या, उन सब बातों को भूल जा। तुझे अब सिर्फ यहाँ से सही सलामत निकलने पर ध्यान देना चाहिए। वो खुद से ही बुदबुदाई। वो अब इस कमरे में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। वो क्लब से बाहर निकलकर सड़क पर आई और एक खाली टैक्सी रोकी। भैया, नेहरू चौक गर्ल्स हॉस्टल तक चलोगे क्या? अनन्या ने अपने चेहरे की घबराहट को छुपाते हुए पूछा। सुबह सुबह अपनी धुन में मस्त टैक्सी वाले ने उसकी इस हालत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हाँ मैडम चलेंगे, पर भाड़ा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, रास्ता काफ़ी दूर है ना, टैक्सी वाले ने कहा। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा जल्दी चलिए। अनन्या के कहने पर टैक्सी वाले ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अभी लीजिए मैडम, कुछ ही देर में पहुंचा देंगे, टैक्सी वाले ने जवाब दिया। इन सब बातों से पूरी तरह बेखबर एक आलीशान कार उसी क्लब के बाहर आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और वहां से वही कल रात वाला सूट बूट पहने हुए आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में एक नया थैला था जिसमें उसने सुबह सुबह अनन्या के लिए नए कपड़े खरीदे थे। वो जल्दबाजी में दौड़ते हुए उसी प्राइवेट कमरे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और बिस्तर को खाली देखा, उसका दिल जोर से घबरा उठा। क्या वो चली गई? उसने डरते हुए सोचा। उसके हाथ से वो कपड़ों वाला थैला फर्श पर गिर गया। वो पागलों की तरह बाथरूम की तरफ भागा, पर वहां भी कोई नहीं था। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने कल रात मुझसे वादा किया था। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो पागलों की तरह कमरे में बड़बड़ाने लगा। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो कमरे से आंधी की तरह बाहर निकला और क्लब में सुबह की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को कॉलर से पकड़कर पूछने लगा, तुमने अभी अभी एक गोरी और मेरे से थोड़ी कम हाइट की लड़की को बाहर निकलते हुए देखा क्या? वो आदमी इस कदर हड़बड़ाया हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसे अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो अनन्या को अकेले सोता छोड़कर सुबह जल्दी क्यों चला गया था। वहां मौजूद सभी काम करने वालों ने डर कर साफ मना कर दिया। उस आदमी के चिल्लाने और हंगामे की आवाज़ सुनकर क्लब का मैनेजर भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। वो इस आदमी को इस हालत में देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन वो आदमी रुकने वालों में से नहीं था। वो दौड़कर बाहर सड़क पर गया, पर वहां दूर दूर तक अनन्या का कोई नामो निशान नहीं था। तभी अचानक उसका ध्यान क्लब के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर गया। मुझे अभी के अभी बाहर की फुटेज देखनी है। वो दोबारा अंदर आते हुए शेर की तरह दहाड़ा। मैनेजर ने डरते हुए जवाब दिया, आई एम सॉरी सर, हम ऐसे ही किसी को भी अपने क्लब की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। यह सुनना था कि उस आदमी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने तेजी से अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ डार्क वीआईपी कार्ड निकाला जो सिर्फ इसी क्लब नेटवर्क के हाई अथॉरिटी के पास होता था। मैनेजर ने जब वो कार्ड और उस पर छपा नाम देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डरते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद उसे सिक्योरिटी रूम में ले गया। सिक्योरिटी रूम में मॉनिटर पर ऑपरेटर ने फुटेज प्ले की। वो आदमी बड़ी गौर से स्क्रीन को देखने लगा, जहां अनन्या कमजोर कदमों से क्लब से बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठती हुई दिखाई दे रही थी। आखिर अनन्या सुबह सुबह कहाँ जा रही है, वो सोचने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। अपने हॉस्टल जा रही है। वो ये बुनियादी बात कैसे भूल सकता था? वो भागते हुए सुरक्षा रूम से बाहर निकला तो मैनेजर ने राहत की सांस ली। वो आदमी अपनी कार में बैठा और उसने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कार हवा से बातें करती हुई नेहरू चौक की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वो अपनी कार से अनन्या के हॉस्टल पहुंचा तो वहां हॉस्टल की वार्डन से पता चला कि अनन्या अभी कुछ मिनट पहले ही आई थी और वो अपना पूरा सामान लेकर हमेशा के लिए हॉस्टल खाली करके एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी है। एयरपोर्ट! उसके मुंह से चीख निकली। वो आदमी बिना एक सेकंड गंवाए दोबारा कार में कूदा और गाड़ी को फुल रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। उसकी सुई इस वक्त 140 को पार कर चुकी थी। वो बस इसी उम्मीद में जिए जा रहा था कि वो समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा और अपनी अनन्या को रोक लेगा। और वो एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर पहुंचा भी। उसकी कार एयरपोर्ट के अप्रोच रोड पर थी, जहां से वो साफ देख पा रहा था कि सड़क के किनारे एक टैक्सी रुकी है और अनन्या टैक्सी से अपना सूटकेस लेकर नीचे उतर रही है। अनन्या! उसके चेहरे पर एक सुकून आया, लेकिन वो आदमी अनन्या को देखने के चक्कर में
दूसरी तरफ के चौराहे से तेज रफ्तार में आते हुए एक भारी भरकम ट्रक को नहीं देख पाया। धड़ाम! अगले ही पल उस एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। उस भारी ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका था, जिसने उस आलीशान कार को इतनी बेरहमी से टक्कर मारी कि कार हवा में उड़ गई। पूरे एयरपोर्ट परिसर में हड़बड़ी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस पूरी तरह तबाह हो चुकी कार के मलबे से खून से लथपथ वो आदमी किसी तरह दरवाजे को लात मारकर बाहर निकला। उसका पूरा शरीर लोहे के टुकड़ों और कांच से छिन्न भिन्न हो चुका था। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं, पर उसकी बंद होती धुंधली पड़ती नजरें इस भयानक भीड़ में भी बस अनन्या को ही ढूंढ रही थीं। अनन्या, कहाँ हो तुम? वो रेंगते हुए बस इतना ही बुदबुदा पाया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अनन्या इस धमाके के शोर से बेखबर अपना सूटकेस लेकर एयरपोर्ट के अंदर जा चुकी थी और अपनी फ्लाइट से मुंबई से दूर निकल चुकी थी। और इधर वो अजनबी इंसान तड़पते हुए बेहोश हो गया। इस हादसे के कुछ दिनों बाद मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल के न्यूरो सर्जरी कैबिन का माहौल बेहद गंभीर था। कैबिन के अंदर मुख्य डॉक्टर और एक सफेद बालों वाले बेहद अमीर और अधेड़ उम्र के आदमी के बीच बातचीत चल रही थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को टेबल पर रखते हुए बेहद गंभीर लहजे में कहा, देखिए चौहान साहब, हमने सर्जरी करके उनके शारीरिक घावों को तो पूरी तरह ठीक कर दिया है, टांके भी आ चुके हैं, पर उनके दिमाग में जो बहुत गहरा चोट लगा था, हम उसे ठीक नहीं कर सकते। वो हमारे मेडिकल साइंस के बाहर हैं। ये बात सुनकर भी सामने बैठे उस अधेड़ उम्र के चौहान साहब के चेहरे पर चिंता की एक शिकन तक नहीं आई। उसने बड़े आराम से अपनी सिगार की राख झाड़ते हुए ठंडे लहजे में पूछा, मुझे ये सब मत समझाओ डॉक्टर, बस इतना बताओ, वो ठीक हो सकता है या नहीं? डॉक्टर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की, पर हकीकत यह है कि उनके दिमाग में जो चोट लगी है वो अंदर तक बेहद गहरी नसों तक है। संभावना सबसे ज्यादा इस बात की है कि वो अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है, और सिर्फ यही नहीं, वो मानसिक रूप से भी गंभीर बीमार हो सकता है। डॉक्टर की इस बात पर चौहान साहब ने अपनी भुएं ऊपर उठाई और सख्त आवाज में पूछा, कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? तो डॉक्टर ने नजरें झुकाते हुए सच उगल दिया, अगर अब उनका 24 घंटे ठीक से देखभाल नहीं किया गया तो वो पूरी जिंदगी के लिए पागल भी हो सकता है। इतना सुनना था कि उस अधेड़ उम्र आदमी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। वो बिना एक पल की हमदर्दी दिखाए अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और अपने कोट के बटन बंद करते हुए बाहर निकलने लगा। उसने बिना पीछे मुड़े बेहद ठंडे और कटीले स्वर में आदेश दिया, तो फिर उसकी आगे के इलाज को इसी वक्त रोक दो और आज ही उसे इस अस्पताल से बाहर निकालकर फेंक दो। ये आदेश सुनकर डॉक्टर हैरान होकर उन्हें देखने लगे। पर सर, वो आपका परवर कुछ नहीं डॉक्टर। उस आदमी ने पलटकर अपनी जहरीली आंखों से डॉक्टर को घूरा और कहा, जो इंसान इस चौहान परिवार के नाम और रुतबे के लायक ही नहीं रहा, उस पर चौहान साम्राज्य की जायदाद लुटाने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। क्या अनन्या को कभी ये सब पता चलेगा कि उस रात उसके साथ असल में क्या हुआ था? क्या वो अजनबी इंसान अपनी पहचान खोकर इस बेरहम दुनिया में बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हिज अनटोल्ड स्टोरी। जिंदगी भी बड़ी बेरहम निकली, हर मोड़ पर नया अफसाना दे गई। कभी खुशियों का झूठा एहसास दिया, कभी गम का खजाना दे गई। जब लगा कि अंधेरों का सफर खत्म हुआ, उम्मीद की एक लौ जला गई, मगर शायद उसे मेरी मुस्कुराहट मंजूर न थी, इसलिए वो लौ भी बुझाकर अपने साथ ले गई। सुनने के लिए धन्यवाद।